महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आज शताब्दी महोत्सव का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और नूतनीकृत मुख्यालय का शुभारंभ भी आदरणीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह जी के हाथों से हुआ है। और इस अवसर पर हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी, केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री मुरलीधर अन्ना मोहोळ जी, हमारे उद्योग विभाग के मंत्री उदय सामंत जी, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ललित गांधी जी, रविंद्र मानगावे, आशीष पेडणेकर, KR वेदमुता, सभी सर्व मान्यवर सगळ्यांनाच आजच्या या नव्या वास्तूचा शुभारंभ होताना आणि शताब्दी महोत्सव साजरा करताना अतिशय आनंद होतोय आणि मी मनापासून आपल्याला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। आणि या शुभ कार्याला, या अतिशय स्तुत्य अशा सोहळ्याला आज या देशाचे कणखर गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री आदरणीय अमितभाई शाह यांचे कर्तृत्ववान हात या सोहळ्याला लाभले, याचा आनंद आपल्याला सगळ्यांना जास्त आहे। आणि म्हणून मी अमित भाईंचं मनापासून मुंबईमध्ये आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप पधारे और इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। ललित जी बराबर है? महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या शतक महोत्सवाची सुरुवात होती आहे आणि आता संस्थेच्या हेरिटेज इमारतीचं नूतनीकरण पूर्ण झालेलं आहे। खरं म्हणजे हा सुद्धा एक दुग्ध शर्करा योग आहे। अमित भाईंच्या उपस्थितीमुळे मी मगाशी हिंदीमध्ये म्हणालो, आता मराठीत म्हणतो, या सोहळ्याला चार चांद लागलेले आहे। आशीष शेलारवी आलेले आहे। या अतिशय देखण्या वास्तूच्या सौंदर्याला धक्का न लावता, म्हणजे हेरिटेजला नूतनीकरण अतिशय चांगलं केल्याबद्दल मी महाराष्ट्र चेंबरचं मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। देश में स्थिरता और सुरक्षा होगी तभी विकास के मार्ग सुगम होते हैं। ललित जी सगळ्यांना, हे सगळे व्यापारी आहे आणि व्यापार करत असताना ज्या जागेत ते ज्या ठिकाणी व्यापार करतात त्यांना सुरक्षित आणि अतिशय चांगलं वातावरण पाहिजे असतं। आणि मला वाटतं महाराष्ट्रापेक्षा दुसरं वातावरण असं कुठे अमित भाई आपका भी आशीर्वाद है महाराष्ट्र, आदरणीय मोदी जी का भी है। अमित भाई के नेतृत्व में हमारे देश में सुरक्षा और शांति का एक नया युग शुरू हुआ है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में तभी विकास के मार्ग सुगम होते हैं। ललित जी सगळ्यांना, हे सगळे व्यापारी आहेत आणि व्यापार करत असताना ज्या जागेत ते ज्या ठिकाणी व्यापार करतात त्यांना सुरक्षित आणि अतिशय चांगलं वातावरण पाहिजे असतं। आणि मला वाटतं महाराष्ट्रापेक्षा दुसरं वातावरण असं कुठे
अमित भाई, आपका भी आशीर्वाद है इस पे पीछे, महाराष्ट्र के पीछे आदरणीय मोदी जी का भी है। अमित भाई के नेतृत्व में हमारे देश में सुरक्षा और शांति का एक नया युग शुरू हुआ है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में अभी यहां पर ऑपरेशन सिंदूर की बात हमारी बहनानी कही, आमची लाडकी बहीणच आहे। महाराष्ट्रामध्ये जोरदार लँडस्लाइड मॅन्डेट सरकार, ऐतिहासिक सरकार आणण्यामध्ये लाडक्या बहिणींचा मोठा वाटा आहे। आणि मगाशी ललित गांधी म्हणाले हमारे उद्योग मंत्री तो तुरंत काम करते हैं। हमारा काम ही ऐसा है, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर है, हमारे 2 मंत्री 3 मंत्री है, अध्यक्ष भी है। हमारे काम का तरीका ऐसा है, नो रीजन ऑन द स्पॉट डिसीजन। तो इसलिए आपको पता है कि महायुति की सरकार आने से पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। ललित गांधी जी मुझे हमेशा कहते थे कुछ तो करो, बोला अभी रुको। अमित भाई जब तक कुछ नहीं करते तो रुको। कुछ नहीं करते तब रुको, कुछ करते तब रुको बोला है मैंने, कुछ करते नहीं बोला नहीं। क्योंकि ये सरकार के पीछे आपने उस वक्त की हालात भी देखी है। अपनी महायुति की सरकार आने से पहले सब कुछ बंद था। सब जगह पर जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कुछ कार्य शुरू किए, जलयुक्त शिवार हो, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड हो, कई विकास के प्रकल्प है, सभी बंद थे। मेट्रो बंद थी, ये कोस्टल बंद था, अटल सेतु बंद था। जब अपनी सरकार महायुति की सरकार आ गई तो देखो सब शुरू हो गया, विकास को आगे बढ़ाया, विकास आगे बढ़ने लगा। आज मुंबई की परिस्थिति आप देख रहे हैं, आप सब व्यापारी लोगों को समय कम होता है, ज्यादा समय आपका बचना चाहिए, तो अटल सेतु से बचता है ना समय, कोस्टल रोड से भी बचता है ना, अभी मेट्रो भी हो गई है, सब शुरू हो गया। समृद्धि हाईवे भी, नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे बन गया, उसका पूरा उद्घाटन भी हो गया। वहां पर पहले देवेंद्र जी ने गाड़ी चलाई थी, बाद में मैंने भी चलाई। हा, शक्ती मार्ग पण होईल, शक्तीपीठ पण होईल, विकासाला चालना देणारच सरकार आहे आपलं। आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो की जसं ऑपरेशन सिंदूर झालं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली अमित भाईंनी देखील जे काही काम केलं, आपल्या लष्कराने काम केलं, भारतीय सैन्य दलाने काम केलं आणि पाकिस्तानला धडा शिकवला, मुंहतोड जवाब पाकिस्तानला देण्याचं काम पहिल्यांदा झालेलं आहे। आणि म्हणून आणि तिकडे पाकिस्तानला ठोकलंय बरोबर, इकडे अमित भाई नक्षलवाद्यांना ठोकतायत। आणि म्हणून त्यांनी सांगितलंय 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का काम निर्धार अमित भाई ने किया है। बड़े पैमाने पर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे। मैं जब मुख्यमंत्री था तभी भी हो गया, अभी देवेंद्र जी है, तभी भी बड़े पैमाने पर अमित भाई के नेतृत्व में मार्गदर्शन में नक्सली कम हो रहे, सरेंडर हो रहे, कुछ बड़े बड़े खतरनाक नक्सलवादी एनकाउंटर हो रहे। और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े बड़े नक्सलियों को मार भी गिराया है। केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि सहकारिता से समृद्धि का नारा भी अमित भाई के नेतृत्व वाले सहकारिता मंत्रालय ने दिया है। और इसलिए हाथों को काम मिला
तो दिमाग बिजी हो जाता है, नक्सल भूल जाता है। आणि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा किसान अब सहकारिता के एक सूत्र में जुड़ रहा है। सहकार और समृद्धि का दूसरा नाम है अमित भाई शाह। और महाराष्ट्र चैम्बर्स एक इतिहास रचा है, उसे इस भवन ने देखा है। ऐसा ही इतिहास यशस्वी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई भी रच रहे हैं। अमित भाई भी ऐसे कभी काम करते हैं, किसी को लगा था क्या 370 कलम हटेगा? हमारे बाला साहब ठाकरे जी का सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने और कश्मीर में 370 कलम हटे, और मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया। बाकी मैं राजनीति में आज नहीं बोलूंगा, इतने बोल रहा हूं। जो कठिन रास्तों में भी आगे बढ़ते हैं, जो बाधाओं को पार करते हैं, अटल, निडर और सहिष्णु रहते हैं, वही इतिहास रचते हैं। और अमित भाई, आप मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ऐसे अनेक इतिहास किए, इसलिए हमें मोदी जी का भी और आपका भी बहुत अभिमान है, गर्व है, फक्र है। और ये जो काम देश को आगे बढ़ाने का हो रहा है, इससे सभी देशवासी खुश है। और इसलिए देश को आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए यही लोगों का योगदान जरूरी है। उद्योगपति है, ये व्यापारी है, ये सभी लोग हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी और महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी यही लोग आगे बढ़ाएंगे, यही लोग आगे योगदान देंगे। आज महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स या संस्थेचा वटवृक्ष बहरलाय। जवळपास 800-900 मोठ्या संस्था चेंबरशी संलग्न आहेत। तब्बल 40 लाख आस्थापनांचं प्रतिनिधित्व ही संस्था करते आहे। उद्योग, व्यापार, सेवा आणि कृषी या क्षेत्रामध्ये छोट्या मोठ्या शहर गावामध्ये चेंबर पोहोचली आहे। आणि म्हणून महाराष्ट्र चेंबरने गेल्या 98 वर्षात राज्याचं उद्योग व्यापार विषयक धोरण आखण्यातही मोठी महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे। आणि नवे धोरण ठरवताना आम्हा राज्यकर्त्यांना देखील चेंबरचं मत विचारात घ्यावं लागतं, एवढं चेंबरचं महत्व आहे। आणि म्हणून आपल्या आता देशाला आर्थिक महासत्तेकडे न्यायचं मी म्हणालो या ठिकाणी। आणि म्हणून महाराष्ट्र चेंबरचा पसारा पाहिला की महाराष्ट्र पुढे किती गेलाय याची जाणीव होऊन अभिमान वाटतो। आणि म्हणून महाराष्ट्र चेंबर ही संस्था खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचा खऱ्या अर्थाने अभिमान बिंदू आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, गौरव आहे। आणि म्हणून देशप्रेम, लोकभावना आणि व्यापार उद्योग यांच्या सुसूत्रता राखण्याचं काम चेंबर उत्तम प्रकारे करते आहे। आणि म्हणून नेशन फर्स्ट हाच आपल्या सर्वांच्या जगण्याचा सिद्धांत आहे। देश पहिला। आता काही लोक देशाच्या बद्दल विदेशात जाऊन काय काय बोलतात, प्रधानमंत्र्यांच्या बद्दल काय बोलतात, ते जाऊ द्या, परंतु ते आज काही राजकीय व्यासपीठ नाहीये। परंतु आपल्याला अभिमान आहे की देशाला पुढे नेण्याचं काम आज इथं अमितभाई आहेत, ते करतायत, मोदीजी करतायत। आणि म्हणून त्यासाठी या आपण त्यांना बोलवलं, हे सगळ्यात मोठं काम आपण केलेलं आहे। या ठिकाणी ग्रामीण भागात पोस्ट ऑफिस, टेलिफोन सेवांच्या विस्तारासाठी देखील महाराष्ट्र चेंबरने चांगलं काम केलंय। आणि आयात निर्यात धोरण असो, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी प्रशिक्षण असो, हे सगळं जे आहे की विविध देशातील वाणिज्य दूतावासांशी संवाद साधणे असो, महाराष्ट्र चेंबरचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा प्रभाव वाढलेला आहे ललितजी, आणि हे नक्की आम्ही मान्य करतो। आणि म्हणून या ठिकाणी महिला सक्षमीकरण आपने कहा, त्या मोहिमेत देखील महाराष्ट्र चेंबरचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे। आणि म्हणून महिला बचत गटांना ट्रेनिंग, त्यांच्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ, उत्पादन वाढीसाठी स्टार्टअप सगळंच आपण सुरू केलेलं आहे। आणि म्हणून मी आपल्याला आजच्या या कार्यक्रमाला खूप मनापासून खूप खूप धन्यवाद देतो। खऱ्या अर्थाने अमितभाई सहकार क्षेत्राचा मेकओव्हर करतायत, त्यात त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आणलंय। महाराष्ट्र चेंबरच्या कामासंबंधी देखील त्यांच्याकडून आपल्याला मार्गदर्शन मिळेलच, पण ही जी काही 100 वर्ष आपली आहेत ही फार मोठा काळ आहे। आणि म्हणूनच या ठिकाणी
आपल्याला चेंबरचे संस्थापक शेठ वालचंद हिराचंद हे स्वतःच एक स्टार्टअप देखील होते आणि म्हणून त्यांचं देखील योगदान, त्यांचं मार्गदर्शन, त्यांचा आदर्श जो आहे हे घेऊन आपण पुढे चाललेला आहात. मी नक्की आपल्याला एवढंच सांगतो की महाराष्ट्र सरकार देखील मुख्यमंत्री आहेत आणि अमितभाई आमचे मार्गदर्शक देखील या ठिकाणी आहेत, कारण त्यांनी आमच्या महायुतीच्या सरकारला सांगितलं होतं. मी जेव्हा मुख्यमंत्री झालो देवेंद्रजीने आम्ही होतो, मैं आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा, आणि सरकारच्या मागे देखील चट्टान की तरह ते उभे राहिले आणि म्हणूनच महायुती सरकार 2.5 वर्षात खूप काम केलं आणि झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत देखील लँडस्लाइड मॅन्डेट विकासामुळेच मिळालं. विकासाला आम्ही चालना दिली. आमचा अजेंडा एवढाच आहे, विकास विकास आणि विकास. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूब खूब आभार. मुझे ऐसा लगता है कि जितनी गर्जना हमारे आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी ने की है, उससे कम तालियां हमने उनके लिए बजाई. आदरणीय श्री गृह मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं. हम कलाकार हैं और कई बार देश विदेश में जाना होता है, और जब वो अशोक चक्र जैसा नीला पासपोर्ट लेकर हम निकलते हैं और वो जो सम्मान हम जैसे सामान्य लोगों को वहां पर मिलता है, और ये सम्मान पिछले कुछ वर्षों से मिलने लगा है, उसके लिए हम सभी कलाकार आपको, पूरे कलाकारों की तरफ से धन्यवाद देते हैं. बहुत आभार हमारे उस पासपोर्ट को इतनी इज्जत, इतना ज्ञान और इतनी मर्यादा दिलवाने के लिए. धन्यवाद. हमारे बीच में आदरणीय श्री सांस्कृतिक मंत्री महाराष्ट्र राज्य से माननीय श्री आशीष जी शेलार जी आ चुके हैं. दादा, हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं. उसके लिए श्री दिलीप गुप्ता जी और श्री कांतिलाल चोपड़ा जी जो कि उपाध्यक्ष हैं, आप दोनों से अनुरोध है कि आगे आएं. और हम कलाकार तो आपका सम्मान अवश्य करेंगे, क्योंकि सांस्कृतिक मंत्री ही इस संस्कृति में हम सबका बहुत सम्मान देते हैं और बहुत स्वतंत्रता हमें यहाँ पर मिली है. तो एक बार हम सबकी तरफ से आदरणीय श्री आशीष जी शेलार जी का बहुत सम्मान के साथ स्वागत करते हैं. बहुत धन्यवाद आपका यहां तक आने के लिए. मैंने शैलेंद्र जी की पंक्तियां पढ़ी थी एक जगह कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर. और ये बात पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र में रहते हुए हम अद्भुत तरीके से महसूस कर पा रहे हैं. मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आती हूं, जहां पर जब हमें आवश्यकता पड़ी थी हमारे राजा छत्रसाल जी को, उस समय हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी की पूरी सेना भेज दी थी हमारी रक्षा के लिए. उसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए एक बुंदेलखंड की लाइन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए देना चाहती हूँ कि जाके जैसे बाप मताई बाके वैसे लड़का. पिता जैसे देशभक्त रहे हैं और वैसे ही पुत्र देशभक्ति की ओर अग्रसर हैं. देशभक्ति रक्त में है. हम आपके कृतित्व को प्रणाम करते हैं. और एक बात कहती हूँ, रात को 3 बजे जब इस महाराष्ट्र में कार्यक्रम करने के बाद 12:30-1 बजे के बाद नवी मुंबई से बोरीवली तक अकेले आती हूँ, बड़ा घमंड होता है कि हम आप सबके शासन में रहते हैं. उसका बहुत धन्यवाद हमारी सुरक्षा के लिए. और इसी सुरक्षा के साथ सभी बहनों की तरफ से धन्यवाद देते हुए मंच में आपको देती हूँ माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हम सबके लाडले मुख्यमंत्री जी, और बहुत प्यार से हम जिन्हें देवा भाऊ कहते हैं. स्वागत है दादा. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर च्या या नूतनीकृत मुख्यालयाचं उद्घाटन आणि शताब्दी समारोहाच्या शुभारंभ प्रसंगी मंचावर उपस्थित असलेले भारत सरकारचे कणखर, कर्मठ आणि आपल्या सर्वांचे आवडते गृहमंत्री आणि सहकारिता मंत्री आदरणीय अमितभाई शहाजी, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, सन्माननीय राहुल नार्वेकरजी, आशीष शेलारजी, उदय सामंतजी, मंगलप्रभात लोढाजी, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळजी, आपल्या महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधीजी, श्री आशिष पेडणेकरजी, श्री रवींद्र माणगावेजी, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, खरं म्हणजे आमच्या शिंदे साहेबांनी काल संध्याकाळी बॅटिंग सुरू केली
ते काही संपायचंच नाव घेत नाही. ते कालपासून आजपर्यंत सुरूच आहे. पण मला अतिशय आनंद आहे की आज एका अशा संस्थेच्या शताब्दी पूर्तीकरता आम्ही आलो आहोत की ज्या संस्थेने या देशामध्ये उद्योगाच्या क्षेत्रात, व्यापाराच्या क्षेत्रात आणि शेतीच्या क्षेत्रात एक प्रकारे नवीन उद्यमी तयार करण्याची मुहूर्तमेढ ठेवली आणि उद्योगाचं आणि व्यापाराचं भारतीयकरण झालं पाहिजे अशा प्रकारच्या हेतूनं 100 वर्षापूर्वी सुरू झालेली संस्था आज अतिशय गौरवाने या ठिकाणी उभी आहे. हे पाहून मला मनापासून आनंद होतोय आणि मी महाराष्ट्र चेंबरला अतिशय मनापासून शुभेच्छा देतो, आपलं अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे देशामध्ये अनेक चेंबर ऑफ कॉमर्स आहेत, अनेक चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आहेत, पण एकच असं चेंबर आहे की जे चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ऍग्रिकल्चर आहे. आणि आज देशातली फिकी सारखी संघटना देखील जिथनं निर्मित झाली ते हे चेंबर ऑफ कॉमर्स, ऍग्रिकल्चर अँड इंडस्ट्री आहे. आणि खरं म्हणजे आजच्या क्षणी शेठ वालचंदजी यांचं स्मरण हे अत्यंत महत्वाचं आहे. कारण या देशातले काही भूमिपुत्र असे आहेत की ज्यांनी या देशाच्या निर्मितीमध्ये एक अतिशय मोलाचा वाटा या ठिकाणी उचललेला आहे. त्यांनी या चेंबरची निर्मिती तर केलीच आणि यातनं हजारो लोकांना प्रेरणा त्यांनी दिली. पण ज्या काळामध्ये लोकांना फियाट माहिती होती त्या काळामध्ये संपूर्ण भारतीय बनावटीची प्रीमियर पद्मिनी ही तयार करणारे शेठ वालचंद होते. मग अशी उल्लेख झाला की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स असेल किंवा हिंदुस्तान शिपयार्ड कॉर्पोरेशन असेल, आज या संस्था राष्ट्रीयकरण झाल्यानंतर देशाच्या सेवेमध्ये महत्वाचा रोल या ठिकाणी करतायत. आणि मला हे सांगितलं पाहिजे की ऑपरेशन सिंदूरमध्येही या दोन्ही संस्थांचा अतिशय मोलाचा वाटा राहिलेला आहे. त्यामुळे शेठ वालचंद यांनी एक असं रोपटं या ठिकाणी लावलं. तुम्ही विचार करा की या चेंबरचे ते अध्यक्ष होते आणि या चेंबरचं महत्व किती असेल की तत्कालीन पहिले महाराष्ट्राचे किंवा मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बीजी खेर हे या चेंबरचे सदस्य हे वालचंदजींच्या नेतृत्वामध्ये त्या ठिकाणी होते. एवढं महत्व या चेंबरला त्या काळामध्ये होतं. आणि आज मला आनंद आहे की एवढ्या वर्षामध्ये चेंबरने खूप विस्तार केलेला आहे. अनेक अध्यक्षांनी, अनेक पदाधिकाऱ्यांनी याच्यामध्ये मोलाचं योगदान दिलंय. आणि ललितजी, आता तुमच्यावर या ठिकाणी ती जबाबदारी आली आहे आणि तुम्हाला इतक्या वर्षापासून आम्ही ओळखतो. त्यामुळे निश्चितपणे हे जे 100वे वर्ष आहे ते तुमच्या नेतृत्वात ऐतिहासिक 100वे वर्ष होईल याबद्दल माझ्या मनात कुठलीही शंका नाही. आज आपल्या सगळ्या लोकांच्यामुळेच महाराष्ट्र देशातलं सर्वात अग्रणी राज्य झालंय. मला सांगताना आनंद वाटतो की 2-3 दिवसापूर्वी मे महिन्याच्या जीएसटीच्या कलेक्शनचे फिगर आले आणि महाराष्ट्र त्यात सगळ्यात पुढे 31,000 कोटी रुपये महाराष्ट्रात जीएसटी कलेक्ट झालाय. आपल्या नंतरची 3 राज्य एकत्रित केली तर ती 35,000 कोटी आहेत आणि एकटा महाराष्ट्र 31,000 कोटी आहे. हे आपल्या सगळ्यांमुळे या ठिकाणी शक्य झालेलं आहे. आज देशामध्ये येणाऱ्या एफडीआय पैकी 31% एफडीआय हा या महाराष्ट्रामध्ये आलेला आहे. एक नवीन रेकॉर्ड आपण या ठिकाणी तयार केलेला आहे. आज $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे आपली वाटचाल चाललेली आहे आणि महाराष्ट्र एकमेव राज्य असं आहे ज्यांनी $500 ट्रिलियन मार्क पार केलेला आहे आणि $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे अतिशय वेगानं आपली वाटचाल चाललेली आहे. आज कुठलंही क्षेत्र असो, स्टार्टअपमध्ये आपण नंबर 1 आहोत. आज देशाच्या स्टार्टअप इकोसिस्टीममध्ये स्टार्टअप इंडिया सांगतं सर्वात जास्त स्टार्टअप महाराष्ट्रात आहेत, सर्वात जास्त एमएसएमई महाराष्ट्रामध्ये आहेत. त्यामुळे
मला असं वाटतं की या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या उद्योजकांनी आणि व्यापाऱ्यांनी मिळून या महाराष्ट्रावर पहिल्या क्रमांकावर आणलाय. आणि म्हणून आज जेव्हा या चेंबरला 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत त्यावेळी आपल्या सगळ्यांचे आभार मी मानतो. आणि विशेषतः या भारतामध्ये माननीय नरेंद्र मोदीजी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये देशाच्या विकासात आणि महाराष्ट्राच्या विकासात किती परिवर्तन झालं असेल. फक्त एक आकडा आपल्याला सांगतो की आपल्या महाराष्ट्राचा जीएसडीपी हा 2013-14 मध्ये 12 लाख कोटी होता, तो 2019 पर्यंत 25 लाख कोटी गेला, दुप्पट झाला. आणि आता तो 40 लाख कोटीच्या वर चालला गेलाय. म्हणजे 10 वर्षामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये आणि आपल्या सगळ्यांच्या कर्मण्यतेने किती मोठं परिवर्तन झालं हे आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे. अशाच प्रकारे राज्य सरकार आणि चेंबर असे एकत्रितपणे वेगवेगळ्या पॉलिसीजवर काम करत तुमच्या अडचणी आम्ही समजून घेऊ, त्या अडचणी आम्ही दूर करू आणि तुम्ही जास्तीत जास्त गुंतवणुकीच्या माध्यमातून जॉब्स कसे तयार करता येतील, व्यापाराच्या माध्यमातून संधी कशा तयार करता येतील आणि आपल्या शेती क्षेत्राला नवीन उभारी कशी देता येईल याकरता आपण काम करावं. आणि एकत्रित या महाराष्ट्राला आपण सदैव पहिल्या क्रमांकावर ठेवू एवढ्या शुभेच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा 100 वर्ष झाल्याबद्दल आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो आणि या चांगल्या कार्यक्रमात आपण आम्हालाही निमंत्रित केलं त्याबद्दल आपले आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री जी. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी आपको अपने स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं जो आपकी स्मृति में सदा ही सुसज्जित रहेंगे. और इसके लिए मैं अनुरोध करूंगी सबसे पहले श्री ललित गांधी जी अध्यक्ष महाराष्ट्र चैम्बर से कि वो पहला स्मृति चिन्ह माननीय श्री अमित भाई शाह केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों में सौंपकर आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ करें. आदरणीय श्री रविंद्र मणावड़े जी से अनुरोध है कि जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, मैं आपसे अनुरोध करूंगी पधारें कि माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी हम सबके माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के हाथों में हमारे इस स्मृति चिन्ह को भेंट करें. श्री करुणाकर शेट्टी जी उपाध्यक्ष जो हैं उनसे अनुरोध है कि वो पधारें और महाराष्ट्र राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों में हमारे स्मृति चिन्ह को भेंट कर शताब्दी वर्ष की याद उनके जीवन में सहेजें. उपाध्यक्ष श्री शंकर शिंदे जी से अनुरोध है कि वो पधारें और सभापति महाराष्ट्र विधानसभा माननीय श्री राहुल नार्वेकर जी के हाथों में स्मृति चिन्ह भेंट करें और यादों को आगे की ओर सजोएं. श्री संजय सोनावणे जी और श्री प्रफुल्ल मालानी जी से अनुरोध है कि वो आगे आएं. माननीय श्री मुरलीधर मोहर साहब सहकार एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भारत सरकार के हाथों में हम सबका प्यारा सा ये स्मृति चिन्ह भेंट करें. मंच पर विराजित महिलाओं की श्रृंखला में आदरणीय श्री संगीता पाटिल जी उपाध्यक्ष और श्री कृष्ण परब जी से अनुरोध है कि आप आगे आएं और माननीय श्री उदय सामंत जी उद्योग व मराठी भाषा मंत्री महाराष्ट्र राज्य हमारे बीच में हैं और गौरव के साथ हमारी शताब्दी वर्ष के स्मृति चिन्ह को उनके हाथों में भेंट करें. श्री रमाकांत मालू जी उपाध्यक्ष श्री विजय वेदमुथा जी से अनुरोध है कि आगे आएं और सांस्कृतिक मंत्री महाराष्ट्र राज्य के आदरणीय श्री माननीय श्री आशीष जी शेलार जी के हाथों में हमारे स्मृति चिन्ह को भेंट करें. और ये अनुरोध आप सबसे कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर को सदा ही आप अपनी स्मृति शेष में रखें. और हम करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करेंगे. श्री दिलीप गुप्ता जी उपाध्यक्ष श्री कांतिलाल चोपड़ा जी आप दोनों से अनुरोध है कि आगे आएं. कौशल रोजगार और उद्योग मंत्री महाराष्ट्र राज्य से आदरणीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी के कर कमलों में हमारा स्मृति चिन्ह भेंट करें. ये गौरव के क्षण हैं, ये गरिमा के क्षण हैं जब हम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां पर हम हमारे जीवन में कुछ लोगों को सुनना चाहते हैं और सुनने के लिए कई बार टीवी पर रिपीट करके उन भाषणों को सुनते हैं
आज वो अवसर हमें मिलने वाला है। स्वागत है आदरणीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हमें स्मृति में रखिएगा, ये आशा अपेक्षा हम आपसे करते हैं। अभी एक अनुरोध, माननीय श्री अमित भाई शाह, केंद्रीय गृह मंत्री महाराष्ट्र राज्य से हमारे बीच में हमारे कुछ पूर्व अध्यक्ष और चीफ पैट्रॉन हैं, हम आपके हाथों से उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप यह सम्मान देना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष आशीष पेंड्रेकर जी से, श्री आशीष पेंड्रेकर जी से अनुरोध है समक्ष आए और कितना बड़प्पन है ना, अकेले आगे नहीं बढ़ते, अपनों को साथ लेकर आगे बढ़ते, इस बात के लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं। हमारे बीच में श्री के.आर. वेद मुथा जी हैं, जो कि चीफ पैट्रॉन है। आपसे अनुरोध है कि आप समक्ष आएं और आज का अपना सम्मान ग्रहण करें। आपके कार्यों के लिए, आपके कृतित्वों के लिए हम सभी बहुत स्नेह के साथ आपका धन्यवाद देते हैं। ये मासिया है, बिल्कुल मासी जैसा प्रेम देता है सबके लिए, तो उसी प्रेम को हम आपके साथ साझा करते हैं। आदरणीय श्री के.आर. वेद मुथा जी, चीफ पैट्रॉन, हमारे बीच में तालियों की गर्जना जोर से हो। इसी श्रृंखला में श्री घनश्याम गोयल जी, चीफ पैट्रॉन, से अनुरोध है कि वह भी तैयार रहें और समक्ष आकर रुकें। श्री घनश्याम गोयल जी, चीफ पैट्रॉन, से अनुरोध है कि वो मंच पर समक्ष आए और सम्मान ग्रहण करें और हम तालियों की गर्जना के साथ उनका स्वागत करें। इसी श्रृंखला में श्री भरत गांधी जी से अनुरोध है कि वो तैयार रहें। मैं श्री भरत गांधी जी, चीफ पैट्रॉन, से अनुरोध करती हूं कि वो मंच पर आएं और साथ में तैयार रहें श्री सतीश प्रकाश जी, चीफ पैट्रॉन, सम्मान के लिए। और उसके साथ एकमात्र महिला श्रीमती मनीषा चोपड़ा जी से भी मैं अनुरोध करूंगी वो तैयार रहें। जी, श्री सतीश पारख जी मंच पर आते हुए और हम उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। महिलाएं अष्टभुजाधारी होती हैं और उसी अष्टभुजाधारी को मैं मंच से आमंत्रित कर रही हूं, जो साथ में घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं और व्यापार भी संभालती हैं। इसीलिए मैं पूरे गर्व के साथ पूरी महिला जाति की तरफ से श्रीमती मनीषा चोपड़ा जी का चीफ पैट्रॉन के रूप में मंच से सम्मान करती हूं। तालियां हम जोर से बजाएंगे इनके लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं समय नहीं लूंगी, बस इतना कहूंगी, जिसने बचपन से ही शास्त्रों को पढ़ा है, भारतीय मूल परंपरा के ग्रंथों को पढ़ा है, इतिहास ग्रंथों को पढ़ा है, व्याकरण को पढ़ा है, उनके भाषणों में देशभक्ति और ये उच्चारण होगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का। जय वंदे। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जिन्होंने शिवसेना कौन सी असली है इसका परिचय सबको करा दिया है, ऐसे श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे साथी मंत्री मुरलीधर मोहोल जी, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान राहुल नार्वेकर जी, उद्योग मंत्री श्री उदय सामंत जी, श्री आशीष शेलार, सांस्कृतिक मंत्री महाराष्ट्र मंगल प्रताप लोढ़ा जी, कौशल विकास और रोजगार मंत्री, और आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं और जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे श्री ललित गांधी जी और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज एक प्रकार से जब ललित जी ने मुझे निमंत्रण दिया
और फिर मेरी ऑफिस ने चैम्बर का परिचय मांगा संस्था से, और तब मुझे मालूम पड़ा कि सेठ वालचंद जी ने बनाई हुई संस्था है। बाकी कुछ पढ़े बगैर मैंने यहां आने के लिए हाँ बोल दिया। क्योंकि वालचंद जी ने अपने जीवन में जिस चीज की शुरुआत की, वो सभी चीजें एक प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में पायोनियर रही। न केवल पायोनियर रही, सालों तक इंडस्ट्री, समाज, महाराष्ट्र और देश की सेवा करती रही। एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने स्वयं की कंपनी के विकास के साथ साथ शायद उससे भी ज्यादा ध्यान देश को किस चीज की जरूरत है उस पर दिया। प्रथम स्वदेशी कार बनाने का सम्मान उनको गया। स्वदेशी हवाई जहाज निर्माण करने की कंपनी जो बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी, पहले हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, वो भी सेठ वालचंद ने बनाई। सबसे पहली शिपिंग कंपनी जल यात्रा का प्रारंभ सिंधिया स्टीम नेविगेशन, वो भी उन्होंने बनाई। और पहला स्वदेशी जहाज बनाने का कारखाना हिंदुस्तान शिपयार्ड भी उन्होंने किया। और आज आप सभी लोग महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। ये चैम्बर को उस जमाने में अंग्रेजों के साथ जरूरत पड़े तो संघर्ष करने के लिए या व्यवस्था के लिए इसकी स्थापना का काम भी सेठ वालचंद जी ने किया। और जब एक दूरंदेशी व्यक्ति किसी भी चीज का नींव डालता है, और जब नींव डालते वक्त वो व्यक्ति के मन में खुद का स्वार्थ अकेले नहीं होता है, समाज और देश की भी चिंता होती है, तो इसको ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलता है। कोई भी संस्था 100 साल तक निरंतर चलती रहे और अपनी शताब्दी बनाए, उस संस्था के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए अपने आप में गौरव की बात है। क्योंकि देश भर के चैम्बर्स जो चलते हैं, इसमें संस्था कोई लंबे समय तक किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती, रहनी भी नहीं चाहिए। नेतृत्व बदलने के साथ भी रिलेवेंस बनाए रखना, अपनी उपयोगिता बढ़ाए रखना और अपना योगदान भी बढ़ाना एक प्रकार से बहुत कम संस्थाएं कर पाती है। इसलिए मैं महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 100 साल जब होता है, वैसे तो 50 साल होता है, तब परंपराएं, नियम, पद्धति सभी कालबाह्य हो जाता है, इरिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि समाज सतत परिवर्तनशील है। और आपकी संस्था को तो 100 साल हुआ है। ये 100 साल गौरव का क्षण है, इसके साथ साथ आत्मचिंतन का भी क्षण है। आत्मचिंतन का इसलिए है कि 100 साल में देश के इंडस्ट्री, कॉमर्स और एग्रीकल्चर तीनों क्षेत्रों में आमूलचूर परिवर्तन आया है। देश की सरकारों के गवर्नेंस में भी आमूलचूर परिवर्तन आया है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो। और देश के नीति निर्माण की प्रक्रिया में भी आमूलचूर परिवर्तन आए। एक जमाने में चैम्बर को अपने देश के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 1-2 देशों के साथ व्यापार को ध्यान में रखकर चर्चा करनी पड़ती थी। आज पूरी इकोनॉमी, पूरा अर्थतंत्र और विशेष कर इंडस्ट्री वो ग्लोबल हो चुकी है। युद्ध शायद
ईरान और इजराइल के बीच में हो, इसकी असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ती है। युद्ध रशिया और यूक्रेन पर हो, इसकी असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ती है। उस वक्त देश भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये सभी ने अपने कामकाज के लिए आत्मचिंतन करने का वक्त है। प्रोफेशनल संस्थाओं को हायर कर जिस तरह से देश की इकोनॉमी, देश की नीति निर्धारण की प्रक्रियाएं, देश की विधानसभा और संसद और दुनिया का अर्थतंत्र बदला है, उसी तरह से हमारे चैम्बर के फंक्शनिंग को, उसकी कार्यपद्धति को और अपनी रिलेवेंस बनाए रखने के लिए, उपयोगिता बढ़ाने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको 100 साल के बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए। मेरा निवेदन है ललित जी से कि अब आप अध्यक्ष बन ही गए हो तो आपके जिम्मे ही ये जिम्मेदारी है। और मित्रों, आज एक शुभ दिन और भी है कि आप लोग आपके नए कार्यालय में, मुख्यालय में, इसका भी उद्घाटन यहीं पर हुआ है। मैं चैम्बर के सभी जुड़े हुए संस्थाओं को, मेंबर्स को और चैम्बर को स्वयं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे आने वाले 100 साल में आपका योगदान इतना ही बढ़ाते रखिए और आगे बढ़िए। देश की पराधीनता के वक्त 1927 में चैम्बर की स्थापना हुई और आज देश दुनिया का 4थे नंबर का अर्थतंत्र बन गया है, तब आपका शताब्दी वर्ष है। ये चैम्बर ने इतना बड़ा परिवर्तन का काल देखा है कि हम हमारे फैसले खुद नहीं करते थे, किसी और देश की संसद के बनाए हुए कानूनों पर हम निर्भर थे। उस जमाने से लेकर आज दुनिया का 4था अर्थतंत्र बने हैं और 6ठे से 5वें आने की प्रक्रिया में जिन्होंने हम पर राज किया वो इंग्लैंड 200 साल जिन्होंने राज किया, इसको पीछे छोड़कर आज हमारा भारत आगे निकला और ये पूरी प्रक्रिया के एक प्रकार से आप साक्षी हो। फिक्की के स्थापक सदस्य के रूप में भी आपको हमेशा याद किया जाता है। ढेर सारी चीजें मैंने ध्यान से पढ़ा, महाराष्ट्र के विकास में हर चीज है, इसमें चैम्बर ने कभी न कभी किसी को पत्र लिखा है। आज मुझे भी एक पकड़ा दिया है, मगर फाइल की शुरुआत तो ऐसे ही होती है भाई, निर्णय चाहे कोई भी करो। मगर चैम्बर ने कोंकण रेलवे मांगने का जब साहस किया तब ये असंभव सा काम था। आज कोंकण रेलवे पूरी होकर महाराष्ट्र के विकास में जुटी। यही भूमिका है कि भविष्य की जरूरियातों को ध्यान में रखकर विजन का उपयोग कर शासन के पास नीतियों की मांग करना, कानून की मांग करना और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की मांग करना। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये भी काम है कि ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये तीनों की जो तकलीफें हैं, इससे शासन को भली भांति परिचित कराते रहना। और मुझे लगता है कि 100 साल ये काम बहुत अच्छे से हुआ है। मित्रों, अभी अभी मोदी जी की सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और इस 11 साल में ढेर सारी चीजें बदल गई हैं। देश में आमूलचूर परिवर्तन आया है। हम जब मोदी जी की सरकार बनी तब दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर थे। आज हम 4थे नंबर पर है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2027 के पहले
27 के वित्तीय वर्ष के पहले हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भी बने। हर क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं आज यहां पर आया हूं तब विशेष बात आपको महाराष्ट्र की ही करूंगा। ढेर सारी उपलब्धियां, डिजिटल लेन देन से लेकर स्टार्टअप से लेकर एविएशन के एयरपोर्ट बढ़ाने से लेकर 25 प्रकार के गिनते गिनते थक जाएंगे। और अगर ये मैं बोलने जाऊंगा तो कोई 25-30 मिनट में मेरी बात समाप्त नहीं होगी। 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़ेगी मगर मेरी बात समाप्त नहीं। मगर अब मैं आज महाराष्ट्र की बात करने आया हूं। महाराष्ट्र के अंदर अपार संभावनाएं देश की आजादी के वक्त से ही पड़ी थी और एक प्रकार से महाराष्ट्र देश के औद्योगिक विकास का पर्याय बना, परिचायक बना और सालों से महाराष्ट्र औद्योगिक विकास में देश का नेतृत्व करता है। और ये हमारी मुंबई नगरी को इसीलिए देश की आर्थिक राजधानी का गौरव भी मिला। स्टॉक मार्केट इनके मुख्यालय यहां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय यहां, सेबी का मुख्यालय यहां, सारी चीजें यहां इसलिए आई है क्योंकि ये हमारी आर्थिक राजधानी है। और महाराष्ट्र ने भी देश के विकास में अपना योगदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीच में थोड़ा कालखंड आ गया, मैं कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता, मगर देवेंद्र जी और एकनाथ जी दोनों बैठे हैं। देवेंद्र जी का पहला कार्यकाल, एकनाथ जी और देवेंद्र जी का संयुक्त कार्यकाल और देवेंद्र जी का ये लगभग समाप्त होने वाला 1 साल, ये मिलाते हैं तो महाराष्ट्र को एक नए सिरे से, नई ऊर्जा के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ, दूरदर्शिता के साथ डेवलप करने का काम किया। आज देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी महाराष्ट्र की है। सबसे अधिक एफडीआई महाराष्ट्र में आता है और इनफ्लो में 39% हिस्सा महाराष्ट्र का है। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र में आते हैं। सबसे ज्यादा स्टार्टअप महाराष्ट्र में है और देश के स्टार्टअप में महाराष्ट्र के स्टार्टअप का हिस्सा 25%, मतलब हर चौथा स्टार्टअप महाराष्ट्र का है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और एक प्रकार से कंटेनर डेपो की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह अब वाधवान में महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। सबसे ज्यादा, बहने ज्यादा ताली बजाए जरा, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाली माताएं महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र बुलेट ट्रेन की योजना में आज लीडिंग स्टेट बन गया है। देश का सबसे बड़ा निर्यातक राज्यों में एक महाराष्ट्र है। औद्योगिक उत्पादन में महाराष्ट्र 15 साल से 1 से 3 में ही रहा है। और मुंबई, मैं जरूर कहना चाहूंगा मित्रों, मुंबई एक प्रकार से मेरे जैसे व्यक्ति को डर लगता था कि मुंबई का आने वाले दिनों में क्या होगा। बढ़ती जाती आबादी, पुराने जर्जर घर, झोपड़पट्टियों का अंबार और ट्रैफिक की समस्या का कोई रास्ता नहीं सूझता था। मैं मेरे साथी महाराज के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहां देवेंद्र जी की पहली सरकार बनी, कुछ ही समय में ऊपर उस वक्त मोदी जी की सरकार बन चुकी थी और मुंबई के समस्याओं के समाधान के लिए, शायद किस एक शहर की समस्याओं के समाधान के लिए 7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मोदी जी के नेतृत्व में मुंबई शहर के लिए। मैं आज पूछना चाहता हूं, हमारी जो कामकाज के तरीके पर टीका और टिप्पणी करते हो, किसमें विजन है? कितने साल आपके पास महाराष्ट्र रहा?
क्या किया आपने? महाराष्ट्र छोड़िए, मुंबई की समस्या के लिए क्या किया? भाइयों बहनों, लगभग 337 किलोमीटर की 1.5 लाख करोड़ की मेट्रो सिर्फ मुंबई में आज बनने की शुरुआत हुई। अटल सेतु 17,000 करोड़, कोस्टल रोड 13,000 करोड़, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक 11,000 करोड़, वर्सोवा विरार सी लिंक 55,000 करोड़, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर 60,000 करोड़, सिवड़ी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर 1294 करोड़, ठाणे कोस्टल रोड 2535 करोड़, संजय गांधी नेशनल पार्क टनल 16,000 करोड़, ऊर्जा मार्ग 3,000 करोड़, नैनो परियोजना, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नया जो बन रहा है 19,646 करोड़, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 3,780 करोड़, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल 1,08,000 करोड़, वाधवान पोर्ट 80,000 करोड़ और पुनः विकास की योजनाएं 23,000 करोड़। मैं जो लोग सवाल उठाते हैं उनको पूछना चाहता हूं, पूछते हैं ना डबल इंजन की सरकार ने क्या किया क्या किया क्या किया, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, आपकी भी डबल इंजन की सरकार यहां रही 10 साल तक। ऊपर सोनिया मनमोहन की सरकार थी, शरद पवार जी इसमें मंत्री थे, और यहां पर भी यूपीए की सरकार थी। अगर आप सब ये सब कर जाते थे तो देवेंद्र के करने के लिए कुछ ही न बचता, मगर आप मुंबई को भाग्य के भरोसे छोड़ दिए थे। बीच में एक थोड़ा व्यवधान आया 1-1.5 साल का, फिर एकनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो भी डबल इंजन की सरकार रही, और फिर देवेंद्र जी फिर से मुख्यमंत्री बने, एकनाथ जी भी साथ में है, फिर से डबल इंजन की सरकार बनी। ये डबल इंजन सरकारों ने मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी और एकनाथ जी के नेतृत्व में 7 लाख करोड़ से ज्यादा अधिक इन्वेस्टमेंट कर एक प्रकार से मुंबई को बचाने का काम किया। हम जब अटल सेतु पर से जाते हैं, मालूम नहीं है 17,000 करोड़ रुपया इस पर इन्वेस्ट हुआ है। कोस्टल रोड पे जाएंगे 13,000 करोड़ लग गया है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक 11,000 करोड़ रुपया लगा है। और ये दूरदर्शिता के साथ सोचा गया है कि ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब झोपड़पट्टी उन्मूलन की बात चल रही है, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज। मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं कि आपने आपके 10 साल में क्या किया। और मित्रों, इसी तरह से महाराष्ट्र के लिए मोदी जी की सरकार ने ढेर सारा काम किया। 11 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई, 128 रेलवे स्टेशनों को नया बनाया गया। मुंबई महानगर क्षेत्र पूरा, पुणे और नागपुर, इसमें मेट्रो नेटवर्क का विकास किया। शिरडी और सिंधुदुर्ग में नए हवाई अड्डे बनाए। मुंबई कोस्टल रोड आगे में बचा ही चुका हूं, वाधवान बंदरगाह बता, बैन गंगा नल गंगा इंटरलिंक परियोजना भी शुरू की और इसको 85,000 करोड़ से आने वाले दिनों में 10 साल में पूरा किया जाएगा। 2200 करोड़ रुपया खड़कवासला बांध से फुरसुंगी तक 34 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का प्रस्ताव। पुणे कोल्हापुर हवाई अड्डों पर नए टर्मिनलों का भवन। 200 करोड़ से पालघर में बहुउद्देशीय बंदरगाह। 13,000 करोड़ के निवेश से टाटा पावर के साथ 2800 मेगावाट का बिजली का कारखाना। लॉजिस्टिक पार्क 673 करोड़ की लागत से। विदर्भ के सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए 11,000 करोड़ की परियोजनाएं। 11 औद्योगिक कॉरिडोर जो करे, इसमें से भारत सरकार ने 3 महाराष्ट्र को दिए। मोदी सरकार ने दीघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र को भी मंजूरी दी। 60,000 करोड़ से समृद्धि महामार्ग बनाया और 12 टेक्सटाइल
पार्क में से 7 महाराष्ट्र को दिए। देश में कुल 12 टेक्सटाइल पार्क बने, उसमें से 7 महाराष्ट्र को दिए। वर्धा, हिंगोली, लातूर, ठाणे, पुणे, सांगली और कोल्हापुर। मित्रों, मैं जब राजनीति की शुरुआत की थी तब महाराष्ट्र के अंदर किसानों की आत्महत्या को देश भर में इसकी चर्चा होती है क्या, क्यों महाराष्ट्र में इतने किसान। कई कमीशन बने, कई रिपोर्ट हुई, कई सरकारें आई और गई। पहली महायुति की सरकार आई, हमने जलयुक्त शिवार बनाए, और अब दूसरी बीच में एकनाथ जी की सरकार आई, और अब तीसरी सरकार आई। हमने विदर्भ और मराठावाड़ के लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इसको कभी सूखा न पड़े ऐसे क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करने की योजना बनाई है मित्रों। तब जाकर किसानों की आत्महत्या समाप्त होती है। न एग्रीकल्चर पानी के बगैर चल सकता है, न इंडस्ट्री पानी के बगैर चल सकती है, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री नहीं चलती तो ट्रेड का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मगर हम जब काम करते हैं तब ये सारी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं होता है। ये तभी होता है जब समस्या के मूल में जाकर कोई चिंता करने वाला व्यक्ति होता है। देश भर में इस प्रकार से मैं देश के सभी राज्यों के लिए इस प्रकार का भाषण कर सकता हूं, तभी तो जाकर पूरा देश का इकोनॉमी 11 नंबर से 4थे नंबर पर आया है। देश भर में सिमेट्रिक विकास हुआ है। 1,51,000 करोड़ रुपया 2014 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च के लिए था, और आज वो बढ़कर 10,95,000 करोड़ हर साल किया। 8 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे में वृद्धि, इसके सबसे बड़ा अगर फायदा है तो मेरे सामने बैठे हुए चैम्बर के और इंडस्ट्री के लोगों को है। क्योंकि देश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़े, बंदरगाह बढ़े, रेलवे बढ़े, माल ढोने के लिए रेलवे की नई लाइनें बिछाई जाए, इसका मैक्सिमम फायदा अगर किसी को होता है तो चैम्बर को होता है, इंडस्ट्री को होता है। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर को होते। आपके तीनों कंपोनेंट इसके लाभान्वित होने वाले एक काम है। और एक साथ पूरे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले जितनी ग्रिड थी, इससे 100% से ज्यादा, मतलब 107% ग्रिड नई लगाने का काम ये 10 साल में हुआ है। बिजली की ग्रिड की मैं बात कर रहा हूं। कई प्रकार के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, और हमेशा ये उठाते रहते हैं कि हमारी ग्रांट कम कर दी। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का ये आंकड़ा बोला हूं, इसको छूइए ही मत। इसके अलावे डिवोल्यूशन की ग्रांट होती है, डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड जो भारत सरकार देती है। ये कहते हैं कि हमें अन्याय हुआ, अन्याय हुआ। मैं उनको कहने आया हूं कि जब आपकी 10 साल सरकार चली, 4 से 14, आपने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ रुपया दिया था। जरा जोर से बोलना भाई, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 24 में 1,91,000 को बढ़ाकर 7,82,000 करोड़ रुपया देने का। इसके अलावा भरपूर मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रांट, इरिगेशन के लिए ग्रांट और इन्वेस्टमेंट को आने का एक लाल जाजम बिछाकर रास्ता कर देना, इस सब अगर कोई कहता है कि क्या किया है तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये सब हमारी डबल इंजन सरकारों में हुआ है और हम नहीं किया। और ये रास्ता मोदी जी ने निश्चित किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 11 साल हो गए। 11 साल में संचालिका बहन जी कहती थी हमारे पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ गया है। वो अकेली नहीं कहती है, जो विदेश जाता है वो सभी को मालूम पड़ेगा कि भारत का पासपोर्ट देखते ही मोड़े पर बड़ा स्माइल आता है और स्वागत का भाव आता है।
वो इसलिए हुआ है कि नीति निर्धारण में हमने ढेर सारे परिवर्तन किए। सिर्फ नीतियां नहीं बनाई, नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन में दिन रात मेहनत लगी। और नरेंद्र मोदी जी ने, भले सरकार हमारी हो या विपक्ष की हो, टीम भारत की कल्पना की है कि भारत का विकास राज्य और केंद्र दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। और ये रचनात्मक भाव के कारण आज देश बहुत आगे बढ़ रहा है। उसी वक्त आपका शताब्दी का वर्ष है मित्रों, और इस शताब्दी के वर्ष में आप लोग नए भवन में भी प्रवेश कर रहे हो। मेरा आप सबसे आग्रह है कि चैम्बर की नीतियों में भी, कार्य पद्धतियों में भी, और चैम्बर के अंदर नया ब्लड आए इसके लिए भी जरूर बैठकर सोचना, विचार करना, और इसी तरह से चैम्बर 100 साल और महाराष्ट्र और देश की सेवा करता रहे, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार। भारत माता की वंदे वंदे